दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज का अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में अपन श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। तो उनके ऑर्गन्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि इससे एसोसिएटेड होते हैं, या अपनी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके ऊपर के अगर मैं स्टार्टिंग से चालू करूं तो सबसे पहले कौन सी आती है, नेजल कैविटी आती है। ठीक है दोस्तों, नेजल कैविटी मतलब ये अपनी जो नाक रहती है, नॉस्ट्रिल्स होती है, ये सारी किसके अंदर आ जाती है, नेजल कैविटी के अंदर आती है। उसके बाद फेरिंग्स होते हैं, उसके बाद ये आप देख सकते हो लैरिंग्स, जो कि मेन ट्रेकिया से जॉइंट रहता है इसका, जिसको अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को। उसके बाद जो ये ट्रेकिया होता है, ठीक है, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेकिया, उसके बाद ट्रेकिया की दो ब्रांचेस डिवाइड होती है, जिसको अपन ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इन दोनों ब्रांचेस को। फिर इनकी और स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती है। ठीक है, मतलब ब्रोंकाई की भी और स्मॉल स्मॉल जो ब्रांचेस होती है, इसको अपन ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो एंड पार्ट होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, जो गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस, जो कि अपन ने लास्ट टॉपिक जो हार्ट पढ़ा था, अब अपन ने हार्ट में एक बात की थी कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो होके लेके जाती है उसको, वहां पे जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, तो वो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस में एक्चुअल में होती किसके अंदर है, एल्वेलाई के अंदर, जिसको अपन एयर सेक्स भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनमें। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया का। अब ट्रेकिया में ये जो आप देख सकते हो ना, ये सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं, जो ये आप देख रहे हो ना, इस तरह से मैंने बनाए हुए हैं। ये क्या होते हैं, सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं। कभी आप यहाँ पे भी फील करोगे तो आपको जिगजैग जिगजैग थोड़ा सा फील होगा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ट्रेकिया के सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं, जो कि इनकम्प्लीट सर्कल में ट्रेकिया को एक अपना कह सकते हैं कि एक उसका शेप प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहता है। या फिर किसी भी चीज को, अगर कोई चीज आ जाए अपने अंदर, तो उसको, जैसे अपन पानी पीते हैं तो देखा होगा कि जो ट्रेकिया होता है ये मूव करता है, तो ये उस चीज के लिए होते हैं। फिर इनकी दो स्मॉल ब्रांचेस होती है, उसके बाद ये सारा कुछ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि अपन सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो इसकी जो प्रोसेस होती है ये दो तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहली होती है इंस्पायरेशन की प्रोसेस। इसको अपन कह सकते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं। ठीक है, इंस्पायरेशन मतलब सांस लेने की प्रोसेस, और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सांस छोड़ने की प्रोसेस होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये दोनों लंग एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सेम स्ट्रक्चर जो होता है इंटरनल इधर भी होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरह से समझाने की कोशिश की है कि मतलब आउटर सरफेस से लंग कैसा दिखता है, और इंटरनल ऑर्गन जो लंग्स के अंदर की जो चीजें होती है वो किस तरह से बनी हुई होती है। इसलिए दोनों तरह का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो अपना जो लंग होता है, ठीक है, अपने लंग के ऊपर जो उसको एक प्रॉपर शेप या उसको अपनी प्रॉपर जगह पे बना के रखने का काम कौन करती है, जो ये रिब्स होती है अपने। ठीक है, जो पसलियां होती है ना, ये जो मैंने बनाई हुई है 12 पसलियां होती है, जो कि क्या करती है, लंग को अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे बांध के रखती है। ठीक है, क्योंकि अगर लंग को छुट्टा छोड़ दिया जाए तो वो मतलब एक 10 बाय 10 के कमरे या फिर एक टेनिस कोर्ट, जो टेनिस कोर्ट होता है उतने तक फैल सकती है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसको अपनी प्रॉपर जगह पे बांध करके रखने का काम कौन करता है, रिब केजेस करती है। और इनकी जो लेयर होती है, दो तरह की लेयर होती है जो कि लंग्स के ऊपर कवर होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होती है, पेराइटल प्लूरा होती है और विसरल प्लूरा होती है। ठीक है, दो तरह की लेयर्स होती है, पेराइटल और विसरल प्लूरा। और इसके जो बीच की स्पेस होती है, जिसको अपन प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भी फॉर्म होता है, जो कि फ्रिक्शन होने से बचा के रखता है अपने लंग में। अब अपन बात करते हैं इनके साथ में कि जो रेस्पिरेशन जो होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर छोड़ना। ये सबसे मेन फंक्शन होता है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस का। ठीक है, पूरी जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है उसका मेन फंक्शन होता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आउट करते हैं अपन अपनी बॉडी से, और जितना भी ऑक्सीजन होता है उसको अदर टिश्यूज तक प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखा जाए कि इनमें क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, अब अपन मेन अपने आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके पहले एक मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि अपना जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है ये किस तरह से काम करती है दोस्तों। तो सबसे पहले जब कोई इंसान सांस लेता है अगर अंदर, या इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है, तो वो यहाँ से आके सबसे पहले डिवाइड होकर दोनों लंग्स में कहाँ पे चली जाती है, ये एल्वेलाई तक जाती है। ठीक है, जो एयर सेक्स होते हैं, ठीक है, एयर सेक्स तक जाती है। तो उस वक्त आप देखना होता है कि जो अपना चेस्ट कैविटी होती है जो है, ठीक है,
पूरी जो चेस्ट कैविटी होती है ये अपने लंग को ऊपर से दबा के रखती है, और डायफ्राम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो नीचे से दबा के रखता है लंग को, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, अगर मैंने सांस ली है, मतलब इंस्पिरेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो जो डायफ्राम होता है वो मेरा कैसा आएगा, ऊपर की तरफ, या फिर एक नॉर्मल जो डायफ्राम होता है जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने लंग को एक जगह पे रख के रखता है। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, और जो रिब केजेस होती है इनकी पोजीशन किस तरह से जाती है, तो ये आउट होती है और अप होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं सांस लूंगा इस तरह से, तो मेरा जो ये है चेस्ट कैविटी जो पूरी है वो किस तरह से निकलेगी, आउट, मतलब बाहर की तरफ, और थोड़ी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आ सकते हैं एग्जाम में कि जो पोजीशन होता है चेस्ट कैविटी का वो किधर जाता है इंस्पिरेशन के टाइम पे, तो कह सकते हैं अपन की आउट और अप रहता है, और एक्सपायरेशन जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो उस वक्त कैसा जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, जैसे इसमें कैसा जा रहा था, अप और आउट जा रहा था, तो उसमें डाउन और इन की तरफ होगा वापस, ठीक है, अपनी चेस्ट कैविटी। और जो अपना डायफ्राम था, ठीक है, जो इंस्पायरेशन में ऊपर की तरफ आ रहा था, तो एक्सपायरेशन में ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, और एक्सपायरेशन जो होती है एक पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है। इस तरह से चलता है ये। अब अपन बात करते हैं कि इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंपटीशन में आप लोगों को अधिकतर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे एक मात्र बहुत मेन कॉमन क्वेश्चन बनता है कि कितने ऑर्गन्स एसोसिएटेड रहते हैं अपने रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या फिर ब्रीदिंग प्रोसेस में कौन कौन से, मतलब कितने ऑर्गन जो होते हैं या एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं उनका नंबर कितना होता है। तो वो अपन कह सकते हैं कि टोटल नंबर कितना होता है उनका, 7 होता है, ठीक है दोस्तों। 7 कैसे, पहला नेजल कैविटी, दूसरा फेरिंक्स होता है, तीसरा लैरिंक्स होता है, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। टोटल कितने हो गए, ये 7 हो गए, ठीक है दोस्तों। 5 ये और 2 मैंने लिखे नहीं है जो कि फेरिंक्स, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लिखना आपके लिए, फेरिंक्स और नेजल कैविटी, ठीक है। ये 7 ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि मेनली एसोसिएटेड रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोस्तों। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होता है, दूसरा मेन क्वेश्चन होता है, एक तरह इस तरह से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर एग्जाम में कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलेशन का काम कौन करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो उसमें अपन कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि ये काम को करता है अपनी बॉडी के लिए। फिर एक मेन क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेकिया के जो सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है, इनका नंबर कितना होता है। जो सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं अपने पूरी ट्रेकिया में, इनका नंबर कितना होता है दोस्तों। तो इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 16 to 20 नंबर्स रहते हैं। जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के अंदर जो सी शेप कार्टिलेजेस आप देख सकते हैं, ये कितने होते हैं, इनका नंबर 16 से 20 होता है दोस्तों, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है, मतलब यहीं पे जो इसोफेगस भी इसी के पीछे होता है, ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों जुड़े हुए होते हैं। इसोफेगस का काम क्या होता है ये मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि ट्रेकिया और इसोफेगस, इनमें मतलब खाना जो है वो प्रॉपर इसोफेगस, मतलब प्रॉपर अपने इसोफेगस में कौन लेके जा रहा है, खाना ट्रेकिया में क्यों नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपना खाना होता है वो ट्रेकिया में आने से कौन बचा के रखता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो कि एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो कि अपनी जुबान में सबसे पीछे वाला भाग होता है, ये जब भी अपन खाना खाते हैं तो उस वक्त जब भी अपन निगल रहे हैं खाने को, ठीक है, तो ये इस तरह से बंद होकर अपनी जो ट्रेकिया होती है इसको बंद कर देता है, ठीक है, ताकि जो खाना होता है वो इसोफेगस में चला जाता है। और ये चीज देखी होगी आपने कि कभी कभार पानी पीने में कुछ ठसका लग जाता है, या फिर खाना खाने में अगर बोल लो तो उस वक्त क्या होता है कि जो खाने का कुछ पार्टिकल या पानी का कुछ पार्टिकल जो होता है गलती से ट्रेकिया में चला जाता है, ठीक है। तो उस वक्त ये ट्रेकिया से बाहर आता है, कभी भी वो खाना आपका ट्रेकिया के अंदर डिपॉजिट नहीं रह सकता है, और वो खाने को जो बाहर लाने का काम करता है उनको अपन बोलते हैं सीलिया। सीलिया जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्रेकिया के अंदर बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं अगर कुछ भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल कुछ भी गलती से ट्रेकिया में चला गया हो तो उसको क्या करते हैं, आउट कर देते हैं वापस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी खाना या फिर कुछ भी पानी पीते हैं तो कुछ अगर ट्रेकिया में चला जाता है तो वो हमेशा नाक से बाहर आता है, वो मुंह से कभी भी बाहर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जो एपिग्लोटिस जिसने ट्रेकिया को बचाने के लिए उसको क्लोज कर लिया था, अगर गलती से कुछ चला गया तो वो अगर ऊपर होगा तो वो मुंह को बंद करेगा, है ना, अपने मतलब जो ओरल कैविटी होती है उसको क्लोज कर देता है ऊपर आके, और तो जिससे जो खाना और पानी होता है वो नेजल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन अपना इसमें बनता है
कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन जो होती है सराउंड करती है, या फिर उन मेम्ब्रेन्स का नाम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको अपन बोलते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन, और जो इनर कह सकते हैं या फिर पूरे लंग को जो कवर करके रखती है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अपन विसरल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन कभी आ जाए कि पेराइटल और विसरल के बीच की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हमेशा अपन प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी बनते हैं इनमें कई बार कि जो अपन प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है, तो कोलैप्स जो ये एल्वेलाई हो रही है, ठीक है, तो इसको कोलैप्स होने से कौन बचा के रखता है, मतलब एकदम ये सुकड़ती क्यों नहीं है अपनी जगह पे। ठीक है, तो इसके कोलैप्स होने से कौन बचा के रखता है, तो वहां पे सर्फेक्टेंट्स होते हैं एल्वेलाई के अंदर पे, यहाँ पे सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, जिससे कि अपन सांस इजीली ले और छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपना एल्वेलाई कोलैप्स हो गया तो इसमें हवा ही नहीं भर पा रही है, तो अपन क्या करेंगे, सांस ले नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इनको कोलैप्स होने से कौन बचा के रखता है, तो वहां पे सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि उसको कोलैप्स होने से बचा के रखते हैं। अब मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इनमें कितने लोब्स होते हैं। ठीक है, दोनों जो लंग होते हैं इसमें एक चीज ये भी याद रखने की होती है कि जो बड़ा वाला लंग होता है अपनी बॉडी का, वो राइट साइड का जो लंग होता है वो बड़ा होता है साइज में, और लेफ्ट साइड का लंग जो होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो अगर अपन लोब्स की बात करें, अगर मैं लोब्स की बात करूं आपको कि कितने लोब्स होते हैं, तो जो राइट वाला लंग होता है, तो राइट वाले लंग में 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट वाला जो लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं, या फिर वो पूछ सकता है कि लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो राइट लंग होता है इसमें 3 लोब्स होते हैं, जो कि इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। पहला लोब ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, और थर्ड लोब ये हो गया। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें केवल 2 ही लोब होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। फिर प्रोसेस कह सकते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूं आपको कि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का वो कितने टाइप का होता है, तो वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 2 प्रोसेस में किया जाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इनमें सेगमेंट्स कितने होते हैं, लंग के अंदर सेगमेंट्स टोटल कितने होते हैं। ये तो अपन ने बात कर ली लोब्स की, ठीक है, कि इस राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। लेकिन अगर इसके सेगमेंट्स की बात की जाए, कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीजों में, दोनों चीजें अलग है। अगर सेगमेंट्स की बात की जाए तो दोनों ही लंगों में कितने होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि लंग को आपस में आगे या पीछे के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक बार इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, जो कि अपन ने लास्ट टाइम बात की थी कि हार्ट से जो भी इम्प्योर ब्लड जा रहा था लंग्स में वो किस तरह से प्योर हो रहा था। ठीक है, अब ये एक छोटी सी प्रोसेस रह गई है, ये मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या हुआ, अपन ने सांस ली, मतलब ऑक्सीजन अपन ने कहाँ चले जाएगा, ट्रेकिया के थ्रू, ब्रोंकाइल्स में डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स के थ्रू कहाँ चले जाएगा, एल्वलाइज में। ठीक है, एल्वलाइज के अगर नंबर की बात करें कि हर लंग्स में कितने एल्वलाई होते हैं, तो वो एक टेंटेटिवली कहा जाता है कि 30 करोड़ एल्वलाई होते हैं एक सिंगल लंग के अंदर। ठीक है, यहाँ तो मैंने 3, 4, 5 ही बता पाया हूँ, क्योंकि एल्वलाई का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है और वो अपने लंग में एकदम ठूस के भरे होते हैं। ठीक है, अगर मैं लंग को सीधा काट दूं तो वो एक कमरे बराबर फैल जाएगी, इतनी सारी एल्वलाई होती है एक लंग के अंदर। ठीक है, तो ये चीज होती है कि वो सारा अपन ने जो भी सांस लिया वो कहाँ चले गया, एल्वलाई के अंदर जाके इकट्ठा हो गया, है ना। फिर उसमें क्या होता है, पल्मोनरी जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो लेके आ रही थी इम्प्योर ब्लड को, पल्मोनरी वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही थी, वो कहाँ से गुजरती है, एल्वलाई से होते हुए गुजरती है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि इस तरह से वो पूरे अच्छे से पकड़ के रखती है एल्वलाई को, पल्मोनरी वेन्स। तो क्या हुआ कि सारा जो इम्प्योर ब्लड आया, तो एल्वलाई के अंदर क्या था, पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जब वो उससे गुजरेगा, उस इम्प्योर ब्लड जो उससे गुजरेगा, तो वो क्या करेगा कि एल्वलाई से ऑक्सीजन लेते हुए बाहर होते जाएगा। ये प्रोसेस चलती है, जिसके कारण अपना जो ब्लड होता है वो प्योर होता है। ठीक है, जो आया हार्ट से इम्प्योर ब्लड वो एल्वलाई से होते हुए गुजरा, तो एल्वलाई में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन का अमाउंट था, तो वो क्या करते गया, इससे ऑक्सीजन लेते गया और इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट करते हुए चला गया। और फिर जब ब्लड निकल जाता है
तो अपन ने जब क्या हुआ वापस सांस छोड़ी तो एल्वेलाई के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इकट्ठा हो चुका था वो सारा कहां से अपने लंग से बाहर हो जाता है। तो ये प्रोसेस हो तो हमेशा अपने पूरे दिन भर में हमेशा कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो होती है हमेशा चलती रहती है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।